हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वॉइस में आप सबका वेलकम। दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका हम आगाज़ करते हैं। अरे मम्मी, मेरे घर आने के लिए आपको सोचने की क्या ज़रूरत है। अब इस घर पर और घर के लोगों पर मेरा राज चलता है। अब जो मैं बोलती हूँ वही इस घर में होता है। मुझे यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरी सास पूरे दिन क्या खाती रहेगी। अरे आप आ रही हैं, उससे पहले मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगी। बस आप आ जाओ, कुछ दिन यहाँ आराम करो और भाभी को वहाँ घर की साफ सफाई पर लगा दो। आखिर ससुराल वालों के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। कविता अपनी माँ देवयानी जी से कहती है। देवयानी जी बोली, वो बात तो ठीक है बबीता, पर कहीं मेरा वहाँ रहना और तुम्हारे सास का इतना काम करना दामाद जी को बुरा न लग गया हो। और वैसे भी तुम्हारे पापा तो आएंगे नहीं, वह तो न जाने कौन से ज़माने की बात करते हैं। उनके अनुसार बेटी के ससुराल तो ना के बराबर आना जाना चाहिए। बबीता बोली, अरे मम्मी छोड़ो ना पापा की बात। ठीक है, अगर भाभी को उनका ध्यान वहाँ रखती हैं तो रहने दो पापा को वहीं। बस आप आ जाओ, हम खूब शॉपिंग और मज़े करेंगे। वहाँ रहने पर ना चाहते हुए भी आपको भाभी की मदद करनी ही पड़ेगी, वरना पापा नाराज़ हो जाएंगे। और रही बात आपके दामाद बाबू कौशल की, तो उनकी चिंता आप छोड़ दो, वह अब मेरे काबू में। इतना कहकर दोनों माँ बेटी ठाके लगाकर हंसने लगी। 2 दिन बाद बबीता अपने साथ सुमन जी से बोली, मम्मी जी, मेरी माँ आने वाली हैं, उससे पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए। और हाँ, कुछ सूखा नाश्ता बनाकर रख दीजिएगा। शाम में मम्मी को चाय के साथ मटरी और नमक पारे खाने की आदत है। सुमन जी बोली, बहू, खाना बनाने तक तो ठीक है, परंतु घर की साफ सफाई मुझसे कैसे हो पाएगी। कुर्सी और सीढ़ियों पर चढ़कर जाले साफ करना, अगर मैं गिर गई तो सोचो, तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ जाएगी। बबीता एक पल को सच में सोच में पड़ गई और बोली, तो आप यह फटी पुरानी साड़ियों में पूरे दिन काम करती ही क्यों हो। ऐसा कीजिए, अब यहाँ साड़ी पहनना छोड़िए। मेरे पुराने सूट सलवार बहुत रखे हैं, वो पहनकर काम किया कीजिए। उनमें आपको दिक्कत नहीं होगी। सुमन जी बोली, बहू, यह क्या कह रही हो। घर के काम करवाने के लिए तुम मेरा पहनावा बदलना चाहती हो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। बबीता बोली, अच्छा, जैसे लोगों को तो और कुछ काम ही नहीं है, वह आपको ही देखते रहेंगे। खुद को क्या हेमा मालिनी समझती हैं। जितना बोल रही हूँ बस उतना कीजिए। आपको तो बस काम ना करने का बहाना चाहिए। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। काम पर लग जाइए, वरना पता है ना, काम अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो आपकी दवाइयाँ भी नहीं आएंगी। और माँ के आने से पहले बबीता ने अपनी से पूरे घर की साफ सफाई करवाई, खाने पीने की चीज़ें बनवाई। और जब देवयानी जी आई तो बबीता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अगली सुबह देवयानी जी सुमन जी से बोली, अरे वाह समधन जी, मेरी बेटी ने तो आपका हुलिया ही बदल दिया। क्यों दामाद जी, क्या आपने अपनी माँ को इस रूप में कभी देखा होगा। इतना कहकर वह हंसने लगी। बेचारी सुमन जी उन कपड़ों में अपने आप को असमास महसूस कर रही थी। उन्हें याद तक नहीं था कि आखिरी बार उन्होंने ऐसे कपड़े कब पहने थे। दुख तो उन्हें इस बात का था कि उनका बेटा कौशल यह सब कुछ देखकर भी चुप था। अगले दिन पड़ोस की कुछ औरतें देवयानी जी से मिलने आई। बबीता सुमन जी से बोली, अरे मम्मी जी, चाय बना लीजिए, फिर आप भी यहाँ बैठकर बातें कीजिए। सुमन जी चाय नाश्ता लेकर आई तो सब औरतें उन्हें देखकर कहने लगी, अरे सुमन बहन, समझती हूँ बहू ने आपको एडवांस बना दिया है, पर सूट सलवार पर दुपट्टा तो ले लेती। इतना कहकर सब हंसने लगी। सुमन जी चाय नाश्ता टेबल पर रख कर आंखों में आंसू लिए वापस रसोई में चली गई। बबीता गुस्से में तिल मिला गई। रसोई में जाकर बोली, ये क्या मम्मी जी, बिना दुपट्टे के बाहर आ गई। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे। हमारी इज्जत का तो आपको बिल्कुल भी ख्याल ही नहीं नहीं है। अरे थोड़ी सी
छूट क्या दे दी, आप तो बिल्कुल हवा में उड़ने लगी। आपसे सूट सलवार पहनने के लिए कहा था, ये थोड़े ही कहा था कि बिना दुपट्टे की घूमती रहो। सुमन जी अपने कमरे में जाकर रोने लगी और अपने पति किशोर बाबू की तस्वीर को देखकर बोली, आप देख रहे हैं ना जी, मैंने कभी भी अपनी बहू पर कोई बंदिश नहीं लगाई, पर क्या समय आ गया है जो बहू मुझ पर बंदिश लगा रही है। सुमन जी सोचने लगी, उनका भी भरा पूरा परिवार, ससुराल में सास ससुर, दो देवर, पति, सुमन जी सब नियम कायदों के अनुसार अपने घर में सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। लेकिन उनकी बहू के आने के 2 साल बाद ही घर में कलेश शुरू हो गया था। आखिरकार घर वालों को बंटवारा करना पड़ा और किशोर बाबू अपने परिवार के साथ अलग घर में रहने लगे। परिवार से अलग होने का दुख किशोर बाबू सह न पाए और कुछ ही महीनों में उनका देहांत हो गया। पर उनके जाने के बाद सुमन जी को जो दुर्दशा हुई वह कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं ना, सास बहू पर हुक्म चलाती है, पर उनके साथ तो उल्टा ही होता था। बेचारी सुबह जल्दी उठती थी, रात को भी सोने से पहले सारा काम निपटा बहू की एक आवाज़ पर दौड़ती हुई आती, पूरी कोशिश करती कि घर में शांति बनी रहे। लेकिन उनसे जरा सी भी गलती हो जाती तो उनकी बहुएं बबीता उन्हें 4 बातें सुना देती। बेचारी करती भी तो क्या पति के गुजरने के बाद उनकी बीपी, शुगर और हृदय रोग की दवाइयाँ शुरू हो गई थी। जब कभी बहू नाराज होती तो उनकी दवाई ही बंद कर देती, जिसके कारण वह चुपचाप सब सहती गई। बस उन्हें दुख इस बात का था कि उनका बेटा ही उनके दुख को नहीं देख पा रहा था। कुछ रोज बाद बबीता की माँ देवयानी जी वापस अपने घर चली गई और इधर बबीता की ननद नेहा ने अपने भाई से कहा कि उसके बेटे का जन्मदिन है, तो कुछ रोज के लिए माँ को मेरे पास भेज दो। बबीता की इच्छा नहीं थी, पर जब कौशल ने समझाया कि अगर तुम माँ को जाने नहीं दोगी तो नेहा यहाँ आ जाएगी, फिर तुम्हारा खर्चा भी बढ़ेगा और 4 बातें भी सुननी पड़ेगी। मजबूरन बबीता को सुमन जी को ननद के घर भेजना पड़ा। सुमन जी कुछ रोज के लिए बेटी के घर आ गई। बहुत दिनों बाद सुमन जी ने खुली हवा में सांस ली थी, मानो उनकी बेड़ियां टूटकर पायल की रुझान में बदल गई हों। अभी हफ्ता भर बीता नहीं था कि बबीता ने कौशल को माँ को लाने के लिए भेज दिया। उस दिन नेहा माँ को लेकर बाजार गई और उन्हें कुछ अच्छे कपड़े दिलवाने लगी। इधर कौशल इंतजार करने लगा। इतने में बबीता का फोन आया। क्या बात है कौशल जी, कितनी देर हो गई, आप वहाँ से निकले नहीं क्या? कौशल बोला, वो मम्मी नेहा के साथ मार्केट गई थी तो थोड़ी देर में आती होंगी, फिर मैं समय पर आ जाऊंगा। बबीता को इतना सुनना ही था कि उसने कौशल को न जाने क्या क्या बोल दिया। कौशल के चेहरे पर भी अब नाराजगी छलकने लगी। जैसे ही नेहा और सुमन जी घर आए, कौशल गुस्से में माँ की तरफ देख रहा था और बोला, बुरा तो उसने गुस्से में उसे भी बहुत कुछ सुना दिया। बेटी का अपमान देख सुमन जी के आंसू बहने लगे। वह बेटे को कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कौशल ने माँ से कहा चुपचाप अपना सामान समेटो और जल्दी मेरे साथ चलो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। नेहा हैरानी से अपने भाई को देखती रह गई और वह माँ को लेकर चला गया। वहाँ जब सुमन जी ने घर में कदम रखा तो बबीता बोली, क्या मम्मी जी, आपको क्या लगता है कि वहाँ आपके पंख आ गए हैं? यहाँ तो घर के काम करने में आपको कष्ट होता है और वहाँ आप बाजार घूम रही थी, इसका मतलब है आप यहाँ बस बहानेबाजी करती हैं। क्या आपकी बेटी आपको जीवन भर रखेगी? कहिए उसे कि ले जाए आपको। कौशल से बोली, मैं कह रही हूँ, ज़रूरत तुम्हारी बहन इन्हें यह सब सिखाती है, तभी यह मुझे परेशान करती हैं। सुमन जी पहले ही बेटे के व्यवहार से दुखी थी और घर आते ही बहू के ताने सुनकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कुछ ही देर में नेहा अपने पति मानव के साथ मायके आ पहुंची तो बबीता बोली, या लो पीछे पीछे इनका सिपाही भी आ गया। अरे दीदी, आप लोग हमें चैन से रहने क्यों नहीं देते हो? आपने एक हफ्ते के लिए कहा था, क्या आपके भाई को कोई काम धंधा नहीं है? आप मम्मी जी को लेकर घर में नहीं रह सकती थी? क्या ज़रूरत थी इन्हें बाजार की आदत लगाने की? नेहा बोली, भाभी आप
माँ के साथ आज ऐसा व्यवहार कर रही हो, या हमेशा ही ऐसा व्यवहार कर रही है, या हमेशा ही करती हो। वह बबीता का बेटा बिट्टू खड़ा था। वह बोला, बुआ, मम्मी तो हमेशा दादी को डांटती ही रहती हैं, इसमें कौन सी नई बात है। बबीता ने बिट्टू को एक थप्पड़ लगाया और बोली, तुमसे बड़ों के बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? ज़रूर यह सब तुम्हारी दादी तुम्हें सिखाती होंगी। चलो जाओ अपने कमरे में, वरना हाथ पैर तोड़ कर तुम्हें भी तुम्हारी दादी के कमरे में बैठा दूंगी। बिट्टू रोता हुआ वहां से चला गया। नेहा बोली, भाभी, छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उनके दिमाग में ऐसी बातें डाल रही है। और सबसे बड़ी बात, मैंने सुना था कि सास बहू पर बंदिशें लगाती हैं, पर माँ का आना जाना, वह क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, यह सब आप तय करेंगी। हद होती है। आप भूलिए मत कि वह आपकी सास है, आप नहीं। और भैया, आप जो मेरे घर में माँ के साथ व्यवहार करके आए हैं, क्या वो सही था? और यहाँ भाभी माँ को इतना कुछ सुना रही है और आप चुपचाप मुंह में पान दबाए सब सुन रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस घर में आखिर चल क्या रहा है। पापा क्या चले गए, पूरे घर की काया ही पलट गई। नेहा के पति मानव ने भी कौशल को समझाते हुए कहा, भाई साहब, मेरा कुछ कहना सही तो नहीं होगा, पर मम्मी जी के साथ इतना कठोर होना या सही नहीं है। आखिर वह आपकी माँ है। मुझे याद भी नहीं है कि कब मम्मी जी ने ऊंची आवाज़ में आपसे बात की होगी। फिर आखिर बात क्या है? कौशल कुछ कहता उससे पहले ही बबीता बोल पड़ी, देखिए, आप मेहमान हैं, आपका हमारे घर में दखल देना ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। आपके घर में आपकी बीवी जो करती है, क्या हम कुछ कहने जाते हैं? और हम अपनी सास को कैसे रखते हैं, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। और इतनी ही तकलीफ़ है तो ले जाइए इस मुसीबत की गठरी को अपने साथ। वैसे भी यह दिन भर करती ही क्या है। बेचारा मानव चुप हो गया, पर सुमन जी के सब्र का बांध जब आज टूट ही गया था। उन्होंने एक जोर का थप्पड़ बबीता को लगाया और बोली, बहू, मुझे शर्म आती है यह सोचकर कि मैंने तुम्हें अब कभी पसंद किया था। अरे मेरी बेटी की महानता देखो, वो तो बाजार मुझे तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेने के लिए ले गई थी। बाजार में त्योहारों के कारण इतनी भीड़ थी कि मुझे आने में देर हो गई। मेरे यह संस्कार हैं कि आज तक मैं चुप हूँ। अरे लोग अपनी बहू को तमीज़ और तहजीब सिखाते हैं, उस पर बंदिशें लगाते हैं, पर मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाली होती कौन हो? आज तक इसलिए चुप थी कि अपने बेटे बहू का घर बसता हुआ देखना चाहती थी। मैं सोचती थी कि कुछ चीज़ें अपने बेटे को भी मुझे सिखानी चाहिए थी, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत बहू को ही नहीं बल्कि बेटे को भी होती है। अक्सर बहू बनते ही लड़कियों के पाँव में संस्कारों और रिवाजों की न जाने कितनी ही बेड़ियाँ पहनना दी जाती हैं, लेकिन बेटा शादी के बाद भी वैसे ही रहता है। वह किसी का पति, किसी का दामाद बनता है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि अगर उसकी माँ उसे कुछ नहीं कह रही है तो वह अपनी माँ पर जुल्म करने लगे और बेटा बहू अपने सास पर नियम लगा दे। बहू, मैंने तुम्हें छूट क्या दी? तुम मेरे बेटे दामाद के सामने मुझे कुछ भी बोल दोगी? कौशल बोला, माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? भूलिए मत, इस घर की सारी जिम्मेदारी यही उठा रही है। सुमन जी ने दूसरा थप्पड़ बेटों को लगा दिया और बोली, इसे तुम जिम्मेदारी कहते हो? अरे या क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी बीवी इस घर पर राज चलाना जानती है और तुम लोग इसका बढ़ावा दे रहे हो। कुछ देर बाद घर का क्या खर्च करते हो? ऊपर के 3 कमरों का किराया आता है, जिससे इस पूरे घर का खर्च चलता है। मेरे बेटी दामाद तक इस घर में काम कम ही आते हैं, बल्कि तुम्हारी सास ही यहाँ आकर पड़ी रहती है। फिर मुझ पर मेरी बेटी पर तुम्हारा क्या खर्च होता है? अब मैं चुप नहीं रहूँगी। यह घर मेरा है जो तुम लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती छीन लिया है। सुन लो कौशल, अब मैं आज़ादी से रहना चाहती हूँ,
खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारी बीवी के कहने पर नहीं बल्कि अपने अनुसार चलूँगी, क्योंकि यह घर और संपत्ति सब मेरी है। अगर तुम मेरे नियम से अब नहीं चले तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकते हो। नेहा बोली, माँ शांत हो जाओ, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। बबीता बोली, यह देखो आग लगाकर अब उसे बुझाने की कोशिश कर रही है। और मेहमान जी, आप अपनी बीवी को लेकर अपने घर क्यों नहीं जाते? लगता है संपत्ति देखकर आपको भी लालच आ गया है। सुमन जी बोली, बहू खामोश हो जाओ, खबरदार। तुमने मेरे दामाद कौशल, समझा ले अपनी पत्नी को, वरना धक्के मार के इस घर से तुम लोगों को बाहर निकलवा दूंगी। खबरदार, जो मेरी बेटी दामाद के खिलाफ एक शब्द भी कहा। सुन रही हो नेहा, तुम इन लोगों के लिए कह रही है? अरे यह लोग तुम्हारी इज्जत के काबिल ही नहीं है। कौशल बबीता से धीरे से बोला, चुप हो जाओ, माँ गुस्से में है। अगर उन्होंने कुछ फैसला ले लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मानव जी को कुछ मत बोलो, जानती हो ना कि वह पेशे से वकील हैं। और बबीता बोली, अरे वकील होंगे वह अपने घर में, मेरे घर के मामलों में यह हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? और भूलो मत, मेरे पापा भी अपने समय के में वकील थे। देखती हूँ मैं यह लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। सुमन जी ने बबीता का हाथ पकड़ा और खींचकर दरवाजे तक ले गई। बहू, तुमने ही मुझे समय के हिसाब से कपड़े पहनने के लिए कहा था ना। अब मैं समय के हिसाब से अपनी मानसिकता भी बदलूंगी। निकलो मेरे घर से अभी के अभी। और मेरा दामाद कुछ करे ना करे, तुमसे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जेल ज़रूर भेज सकती हूँ। इतना कहकर सुमन जी ने तुरंत पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और अपने बहू बेटे के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई। मानव और नेहा उन्हें बहुत समझाते रहे, पर सुमन जी ने अपने फैसले पर अड़ी रहीं और बोली, मेरे पति की इस समाज में बहुत इज्जत थी। बस उस नाते मैं इन लोगों पर इतनी दया ज़रूर कर सकती हूँ कि सबसे ऊपर वाले 2 कमरों का मकान मैं इन्हें दे दूँगी, पर इन्हें उस घर का किराया देना होगा और इन्हें पीछे के रास्ते से आना जाना होगा। और अगर आगे कभी भी इन दोनों में से किसी ने भी मेरा अपमान किया तो इस घर में मैं इन लोगों को बाहर निकाल दूंगी। बबीता और कौशल हैरान से सुमन जी के ऐसे जवाब देंगे उन्हें उम्मीद नहीं थी। बबीता का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। कौशल ने उसे बहुत समझाया, तुम समझ नहीं रही हो, बाहर दूसरे का मकान में कितना रहना, कितना खर्च हो जाएगा, ऊपर से लोगों के थू अलग होगी। जो बात आज तक लोगों को पता नहीं थी वह भी घर के बाहर तक पहुंच जाएगी। तुम शांत रहो, पता चल जाएगी। तो अब बस करो। बबीता को कौशल की बात माननी पड़ी और अपना सारा सामान उठाकर ऊपर वाले कमरे में जाना पड़ा। और हर महीने अब वह लोग किराया देते थे और उस घर में ऐसे रहते थे मानो मकान मालिक और किराएदार रहते हों। धीरे धीरे जब बबीता को सब दिक्कतें का सामना करना पड़ा और घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ी, तब उसने एक रोज़ अपने माता पिता से मदद मांगी। पिता ने साफ मना कर दिया। देवयानी जी तो ऐसे गायब हुई मानो गधे के सिर से सींग। तब बबीता को एहसास हुआ कि सब मतलब के यार होते हैं। जिस सास पर आज तक उसने बंदिशें लगाई, उन्होंने आज तक उसे कभी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया। और जिस माँ के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, वह माँ इस तरह पलट गई। वक्त बीतता, सुमन जी विधवास में आ चुकी थी। उन्होंने अपने लिए 2 काम वाली रख ली और अपने जीते जी अपनी संपत्ति से कुछ हिस्सा वृद्धा आश्रम में दान कर दिया और बची हुई संपत्ति में से बराबर के 2 हिस्से कर दिए, ताकि उनके गुजरने के बाद उनके बेटा बेटी में पैसों को लेकर तनाव ना हो। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।